जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास और मेडिवल हिस्ट्री की आज शायद थर्ड क्लास है। और आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, यानी इसके ऊपर महमूद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, यानी अरबों का आक्रमण जो हुआ था वो हम वहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे 3 क्लास में। तो जो ऊपर की क्लास नहीं देखे मेडिवल हिस्ट्री, वहाँ से देखे तब आपको टाइम पीरियड पर रहेगा, तभी हिस्ट्री समझने में अच्छा रहेगा। नहीं तो आप बीच से अगर आए हैं तो बीच से पढ़ते हैं तो हिस्ट्री समझने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप सीरियल यानी टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है हिस्ट्री। तो मैं शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। कल परसों की क्लास में हमने जो मेडिवल हिस्ट्री शुरू किया, यानी अरबों का आक्रमण। जो अरब से आया था महमूद मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्क से जो आया था महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, जो इसके ऊपर हो चुका था। और फिर इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। तो आज हम देखेंगे पूरे डीप में दिल्ली सल्तनत को। और हिस्ट्री की मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, फिर चलेगी खाली प्रैक्टिस सेट। तो बिना लेट किए चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की 5 वंश, मतलब दिल्ली सल्तनत में 5 वंश राज करती है। सबसे पहली हो जाती है गुलाम वंश, और इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ स्लेव डायनेस्टी। तो जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती थी तो वो इंग्लिश भी देख लें। चूँकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो हिंदी ही में ही बताऊँगा, और इंग्लिश मीडियम आप खुद से देख लेना। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से लेकर फिर से रिवाइज़न कर लेना। तो देखिए, और यहाँ आपको हिंदी में लिखाता होगा, वो यूट्यूब का ऑटोमेटिक है जो यहाँ पे ये पूरे एरिया में हिंदी में लिखाता होगा, जिसके कारण आप सभी को थोड़ा दिक्कत भी होता होगा। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक, दिल्ली सल्तनत की 5 वंश यानी 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यह तालिका परीक्षा में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो एसएससी रेलवे हो या स्टेट एग्जाम में हो। और हम थोड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे आपसे। और देखते हैं 5 वंश कौन कौन थी। तो सबसे पहले आ जाती है गुलाम वंश, जिसे इंग्लिश में स्लेव या ममलूक डायनेस्टी बोलते हैं। और शासनकाल इसकी कब से कब तक रहती है, तो 1206 से 1290 तक इसकी टाइम पीरियड रहती है, यानी गुलाम वंश शासन करता है इंडिया पे। और फिर दूसरा आ जाता है खिलजी वंश, और खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक राज करता है, तो 1290 से 1320 तक करता है। फिर तीसरा आ जाता है तुगलक वंश, और फिर आता है, और ये कब से कब तक राज करता, तो 1320 से 1414 तक। फिर 14 आता है सैयद वंश, और ये 1414 से 1451 तक राज करता है। फिर लास्ट आ जाता है लोधी वंश, और इसकी 1451 से 1526 तक होती है। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ, और बाबर जीत जाता है। फिर वहाँ से मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हम आज 1206 से स्टार्ट करेंगे, 1290 तक आज की हिस्ट्री पूरा देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी हिस्ट्री देखो, यहाँ से 1206 से 1290 तक, यानी इतने सालों का कितना लंबा हिस्ट्री है वो। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हिस्ट्री का 0.5% या 5% ही पढ़ना है। बाकी 95% स्किप करना है, क्योंकि जीएस बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ से देखो 1206 से 1290 तक कितना लंबा टाइम पीरियड है। अगर इतना लंबा टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो वो तो आदमी गया, कहाँ से पढ़ पाएगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। और देखो इंग्लिश में भी लिख दी हूँ द, इसे आप पीडीएफ लेके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख लेना। तो पहला हमारा कौन सा वंश थी, गुलाम वंश का परिचय देख लेते हैं। जो पहला वंश ये, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी ये दिल्ली सल्तनत यहाँ तक, तो इसकी मैं फिर से एक बार जो सिर्फ ट्रिक वाइज रिवाइजन कराऊंगा, और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें हर एक में प्रैक्टिस सेट आप समझ लोगे रिवीजन हो रहा है। क्योंकि मैं क्वेश्चन का आंसर देने के बाद लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, यानी शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ। तो आप इसमें ना होकर प्रैक्टिस सेट जरूर करें, हर एक प्रैक्टिस सेट करें, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पढ़ने से ज़्यादा आपको रिवीजन फ़ायदा वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी देखेंगे आप किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और रिवीजन भी होते चलेगा। तो पहला वंश है गुलाम वंश का परिचय। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और यह भारत में तुर्क शासन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। यानी 1206 में जो तुर्क औपचारिक की शुरुआत होती है कब, 1206 में। कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये इंग्लिश में है, ये आप देख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वालों पीडीएफ लेके। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, तो ये बहुत आप लोगों के मन में होगा कि गुलाम गुलाम मतलब नौकर वोकर जो होता है, गुलाम ही क्यों कहलाता है। तो देखो, इस वंश के अधिकांश शासक प्रारंभ में तुर्क मूल के गुलाम थे, यानी जो तुर्क लोग थे उनके गुलाम थे, इसीलिए इन्हें गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और जिन्हें योग्य होने पर उच्च पद और सत्ता मिली, यानी ये उच्च मतलब वैसा कुछ काम किए जिसके कारण इन्हें वहाँ पे सत्ता मिली। और समय सीमा की बात करें तो 1206 से 1290 तक ये राज करते हैं। और ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो देखो, हर एक चीज़ को अब मैं टॉपिक वाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी को रखा हूँ। और अगर आपको और कुछ इसमें जानना है तो आप
यूट्यूब पर रिसर्च करेंगे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, वहाँ आप डीप में समझ सकते हैं। तो ऐतिहासिक महत्व के तौर पे देखते हैं, भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की नींव हुई, यानी इस टाइम से भारत में मुस्लिमों की राज हुई, न तो उससे पहले नहीं थी, उससे पहले इंडियन ही राज करते थे, यानी ये तुर्क आए इस टाइम से दिल्ली सल्तनत से होती है। और मजबूत प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ और कला और स्थापत्य का आरंभ हुआ, यानी जितने कला आप देखेंगे, लाल किला, यानी इस टाइम ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो शुरुआत यही करता है, तो वही यहाँ पे दे रहा है। ऐतिहासिक महत्व में ये भी आता है, कला और स्थापत्य का आरंभ हुआ, यानी हाँ, बहुत ही मॉन्यूमेंट है, जैसे सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा मुगल साम्राज्य में, जो कि ताजमहल, लाल किला, फिर जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, ये सब बहुत चीज़ें बनाया गया है। तो ये इंग्लिश में भी है। फिर देखते हैं दूसरा, गुलाम वंश के शासक, यानी गुलाम वंश में कितने शासक राज किए। तो देखो, इसमें तो मुख्य चार शासकों ने राज किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पूरा याद कर ले तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये देखो, पहला याद कर लेना, और तीसरा इल्तुतमिश याद कर लेना, और चौथा रजिया सुल्तान याद कर लेना। बस ये जो तीन है, पहला, तीसरा और चौथा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में, 1206 से 1210 तक राज करता है। दूसरा आ जाता है आरा आराम शाह, जो 1210 से 1211 तक, यानी ये 1 साल राज करता है। फिर तीसरा आया था इल्तुतमिश, ये कब से कब तक राज करता है, तो ये 1211 से 1236 तक राज करता है। फिर आ जाती है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक राज करती है। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, यानी क्वेश्चन यहाँ ये आपसे बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत की कौन सी महिला शासक बनी थी, तो रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान कुछ भी घुमा के दे देगा, मैं प्रैक्टिस सेट में इसे 3 से 4 टाइप में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना के आपको करा दूंगा, तो प्रैक्टिस सेट में जरूर ज्वाइन होना। तो रजिया सुल्तान महिला थी, ये 1236 से 1240 तक शासन करती है। बहराम शाह, ये 1240 से 1242 तक राज करती है। तो देखो, टाइम पीरियड आपको ये डेट याद करें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यदि आप 3 से 4 बार रिवीजन करिएगा तो आराम से डेट भी याद हो जाएगा। छठा आ जाता है अलाउद्दीन समूद शाह, यह 1242 से 1240 तक राज करता है। और सातवां आ जाता है नसीरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1267 तक राज करता है। फिर आठवां आ जाता है गयासुद्दीन बलबन, जो 1267 से 1288 तक राज करता है। कहाँ? दिल्ली सल्तनत में, जो गुलाम वंश के वंश थे। तो ये मेन टॉपिक, ये 8 राजा आते हैं जो थोड़ा इनका नाम होता है। बाकी देखते हैं शासकों का विस्तृत अध्ययन। तो हर एक शासकों के बारे में थोड़ा देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। यह भाग परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शासन के प्रश्न सैन्य, धार्मिक, नीति और व्यक्तित्व के आधार पर समझना आवश्यक है, यानी आप जो भी ये टॉपिक दूंगा ये अच्छे से आप समझिएगा। पहला आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो पूरा नाम एवं आ, स- शासनकाल, यानी फुल नेम एंड रीजन, कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 1206 से 1210 तक। तो ये डेट आप थोड़ा याद रखिएगा तो आसानी होगी, शुरू में आपको दिक्कत होगी, डेट याद नहीं होगा, नाम याद नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा कि हाँ 1206 में था, ये इतना था, बहुत कंफ्यूजन होगा हिस्ट्री में। तो अगर आप अच्छे से कहानी जैसा आप पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखो, सत्ता में आने की प्रक्रिया क्या थी, तो वो भी देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो महमूद गोरी का दास और सेनापति था, यानी दास मतलब समझ ही रहे, दास या सेनापति, यानी मोहम्मद गौरी जो था, ऊपर मैं पिछले क्लास में बताया था ये मोहम्मद गौरी के बारे में। अ, उसका दास ये सेनापति था, और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने लाहौर में स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। यानी ये जो मोहम्मद गौरी था, इसके मरने के बाद ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने लाहौर, जो पाकिस्तान किया जाए, वहाँ लाहौर में स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था अपने आप को। प्रमुख उपलब्धियां के बारे में देखें तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ, भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हुई, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हुआ, यानी कुतुब मीनार का आरंभ यही करता है, लेकिन पूरा कौन करता है आगे बताऊंगा। फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ, यानी एक मस्जिद का नाम है, जो अभी शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ये शायद पाकिस्तान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ, जो कि एक फेमस मस्जिद है, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है। न तो मस्जिदों का निर्माण तो बहुत से करा है, लेकिन ये फेमस मस्जिद है। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन सरल एवं दनशील बना, और लाख वक्त, यानी जो ये है लाख वक्त, वो की उपाधि किसे मिली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। सैन्य नीति, और गोरी की सेना संरचना को बनाए रखा, और सीमित सैन्य अभियान चालू किया, यानी जो मोहम्मद गोरी था उसकी सेना को बनाए रखा, और वैसे ही अभियान चलाते रहा। और धार्मिक नीति के दिखा जाए तो इस्लाम का संरक्षण हुआ इंडिया में, मंदिरों का
समारगी से मस्जिद निर्माण हुआ, यानी माना जाता है बहुत से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। पोलो चैगन यानी खेलते समय, यानी एक गेम का खेल है पोलो चैगन, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी 1210 में किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिर इसके बाद आता है दूसरा शासक, लेकिन सॉरी, इसके बाद आता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश, देखो इसके बाद आता है एक और शासक था, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इल्तुतमिश ही इम्पोर्टेंट। तो इसका शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो 1211 से 1236 तक। किसका? इल्तुतमिश का। तो सत्ता में आने की प्रक्रिया इसकी देख लेते हैं। तो आरम शाह को हटाकर तुर्क अमीरों के सहयोग से सिंहासन प्राप्त किया, यानी इल्तुतमिश जो आरम शाह जो 1 साल राज करता है, वो उसको हटा दिया। किस तरीके से? तो तुर्की अमीरों के सहयोग से, यानी जो तुर्क के अमीर लोग थे उसके सहयोग से इसे सिंहासन से हटाकर खुद सिंहासन प्राप्त कर लेता है। और ऐतिहासिक महत्व देखते हैं तो इसकी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापना माना जाता है। और प्रमुख उपलब्धियां देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत को संगठित किया, और चांदी का टका एवं तांबे का जीतल चलाया गया। यानी ये जो टका है, हम बोलते हैं, जैसे बहुत लोग सुने होंगे, तुमको एक टका नहीं मिलेगा, यानी ऐसे सुने होंगे कि तुमको एक टका नहीं देंगे। तो टका मतलब ये होता है, चांदी का जो पैसा होता था उसे टका बोला जाता था, और तांबे का जो पैसा होता है उसे जीतल बोला जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता था कि जीतल शब्द किस वंश ने स्टार्ट किया, या किस वंश ने शुरू किया था? कौन सा राजा था? वो इल्तुतमिश ने किया था। जीतल जो तांबा का बना होता था उसे जीतल कहलाता था, और चांदी का जो बना उसे टका बोला जाता था। मंगोल आक्रमण से भारत की रक्षा की किसने? इल्तुतमिश ने। यानी मंगोल जो थे, चंगेज खान, उसका आक्रमण हुआ था, उसकी रक्षा की थी भारत को। भारत 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता मिली थी, यानी खलीफा आंदोलन, जो खलीफा के बारे में भी बताऊंगा। खलीफा की जो तुर्की से स्टार्ट होती है, जो ओटोमन साम्राज्य थी वहाँ से, और इसकी ख़त्म होती है अंग्रेज़ों के द्वारा ख़त्म होती है। वो भी मैं जब इधर 1857, नहीं सॉरी, आज़ादी के कुछ करीब 1922-23 में ख़त्म होती खलीफा की कहानी। तो उस टाइम मैं बता दूंगा, जब टाइम पीरियड 1920, 21, 22 में हम चलेंगे तो अभी हम 1229 में हैं, तो अभी यहीं इतने तक रखते हैं। प्रशासनिक सुधार की देखें तो एकता प्रणाली की व्यवस्था किया, यानी एकता एकता प्रणाली है, जो मैं पिछली क्लास में बताया था कि एकता क्या होता है, दूसरे की ज़मीनों को अपने अंडर ले लेना, उसे एकता कहलाता है। चालीसा नामक तुर्की अमीरों का समूह, सैन्य नीति, यानी चालीसा तुर्की नामक का अमीरों का समूह बना था, जिसे चालीसा कहलाता था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब स्किप करिए। ये सब थ्योरी है, जिसे आप लोग सभी को थोड़ा समझ में आए, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी अब लिखूं और आप सभी तक पहुंचाऊं थ्योरी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा थ्योरी देखेंगे समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं अस्थायी सेना का विकास। तो सीमांत सुरक्षा पर बल दिया, यानी सीमा को सुरक्षा पर बल दिया किसने? इल्तुतमिश ने। धार्मिक नीति, यानी धार्मिक नीति भी लाई, यानी प्रचार प्रसार इस्लाम का। और सुन्नी इस्लाम का समर्थन हुआ, यानी जो इस्लाम में कई फिरकेवादियाँ हैं, यानी ये सब जितने जो दिल्ली सल्तनत के थे, सब सुन्नी इस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। और ये सुन्नी थे, जितना मुगल साम्राज्य का आया और दिल्ली सल्तनत का आया, जितने राजा थे सब सुन्नी थे। बाकी अभी तो बहुत सा हो गया, जैसे देवबंदी हो गया, अहले हदीस हो गया, खारजी हो गया, बहुत सारे। तो आप सभी को बस में ये सब नहीं समझना। आप जब आगे अच्छे से डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सुन्नी इस्लाम क्या है, और सब यार पता चलेगा। और उलेमा को संरक्षण दिया, यानी जो इस्लाम में जो उलमा रहता है, यानी जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, उन्हें उलमा बोलते हैं। और उलमा को संरक्षण दिया। मृत्यु एवं उत्तराधिकारी। तो मृत्यु और उत्तराधिकारी देखते हैं तो 1236 ईस्वी में मृत्यु हुई किसकी? इल्तुतमिश की। अब उसकी उत्तराधिकारी कौन बनी? तो रज़िया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, रज़िया सुल्तान। तो आप नाम याद रखिएगा इसका। तो अब देखते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। तो शासनकाल इसकी कब से कब तक रही? तो 1236 से 1240 तक ये शासन करती है कौन? रज़िया सुल्तान। इसकी विशेष विशेष पहचान क्या है? तो भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। यानी क्वेश्चन यहाँ ये बने कि भारत की एकमात्र महिला कौन थी जो भारत की मुस्लिम शासक महिला बनी? तो ये, बाकी अगर ऐसे पूछे तो महिला में तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, और एक दो है, पर वो सब इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट में झांसी की रानी आ जाती, लेकिन यहाँ मुस्लिम की बात है। तो अगर मुस्लिम शासक पूछे तो एकमात्र थी रज़िया सुल्तान, जो काफ़ी फेमस है, और इससे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं 3 से 4 बार प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा, तो इसके लिए टेंशन ना लें। सत्ता में आने की प्रक्रिया देखते हैं। तो इल्तुतमिश द्वारा नियमित उत्तराधिकारी, यानी तुर्की अमीरों के विरोध
के बावजूद सुल्तान बनी, यानी जो इल्तुतमिश द्वारा नियमित उत्तराधिकारी बनी थी। और वो तुर्की अमीरों जो तुर्क के लोग जो अमीर थे उनके अंडर में चलता था। तो उनके विरोध में जाकर बावजूद सुल्तान बनी थी। और प्रमुख उपलब्धियां देखें तो योग्यता आधारित शासन, यानी ये काफ़ी योग्य शासक मानी जाती है। पर्दा प्रथा का विरोध, यानी जो पर्दा होती है, यानी इस्लाम धर्म में पर्दा पर ज़्यादा बल बल दिया जाता है, यानी पर्दा करना। तो पर्दा प्रथा का विरोध करती है कौन? रज़िया सुल्तान, यानी पर्दा ना करना। हाँ, तो चूँकि ये सरासर गलत है। और प्रशासन में गैर तुर्कों की स्थान, यानी प्रशासन में तुर्कों का गैर तुर्क जो, यानी गैर तुर्क मतलब होता है यानी इंडियन, यानी जो तुर्क तुर्क देश से नहीं है, उसके अलग देश से, यानी इंडिया, ये जो भी हो, वो उनका स्थान दिया। और प्रशासन एवं नीति लाई। पुरुष वेश में दरबार हुए, यानी पुरुष वेश में दरबार में न्यायप्रिय शासन बनी, यानी ये जो थी पुरुष के वेश में मतलब रहती थी। हर एक चीज़ जो पुरुष काम कर सकता था वो रज़िया सुल्तान भी करती थी और कर सकती थी। और पतन का कारण था तो तुर्की अमीरों का विरोध, यानी ये इसकी पतन का कारण हुआ तुर्क अमीरों का विरोध, यानी ये इसलिए विरोध करते थे तुर्क अमीरों, क्योंकि ये मेन पॉइंट हो जाता है ये पर्दा प्रथा का विरोध, यानी जो पर्दा करना जो बताया गया उसका विरोध ये की थी। जिसके कारण जो अमीरों थे, यानी जो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, वो इनसे नाखुश हुए, जिसके कारण वो अमीर विरोध करते हैं। आयुक्त से संबंधित का आरोप हुआ और इसकी फिर मृत्यु, यानी मृत्यु क्यों हुई, ये इसके बारे में काफ़ी विद्वानों का अलग अलग मत है। तो उसमें हमें नहीं जाना है कि हाँ कैसे हुई क्यों हुई, हमें सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से देखना। तो इसकी मृत्यु 1240 ईस्वी में कैथल के निकट हुई थी। तो आप सिर्फ डेट याद रखें कि 1240 में हुई। लेकिन क्यों मरी, कैसे मरी, ये सब में हमें इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि ऐसे ही हमारा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर इसके बाद है गयासुद्दीन बलबन। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी 3-4 नाम मैं छोड़ दे रहा हूँ, जिसकी जो इम्पोर्टेंट है उसी के नाम देखूंगा। और बाकी पीछे भी जितनी डायनेस्टीज़ थी उनकी भी मैं इसी तरीके से कराते आया, बस राजा जो इम्पोर्टेंट राजा उसका इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन सके वही कराऊंगा, बाकी फालतू की नहीं। इसकी शासनकाल देखें तो शासनकाल इसकी होती है 1267 से 1287 ईस्वी तक। आप प्रमुख उपलब्धियां देखें तो सशक्त राजतंत्र की स्थापना की, यानी शक्ति के राजतंत्र का स्थापना करता है। और लोह एवं रक्त नीति लाता है, यानी थ्योरी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ये बकवास है, इस पे आप फोकस नहीं करें। सिजदा एवं पायभोज की प्रथा है। और प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। अमीरों की शक्ति समाप्त, यानी जो अमीर लोग, जो तुर्क लोग विरोध करते थे, यानी तुर्क से जो अमीर थे वो कमांड चलाते थे, तो उन अमीरों का शक्ति समाप्त कर देता है। गुप्तचर व्यवस्था, यानी गुप्तचर जो क्या कहते हैं अभी, जैसे गुप्तचर मतलब समझिए कि हाँ सूचना या इधर का बात उधर करने वाला, उसे गुप्तचर बोलते हैं। सैन्य नीति स्टार्ट हुआ, मंगोलों के विरुद्ध कठोर नीति लाई गई, या सीमाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी बल दिया गया। न्याय व्यवस्था, यानी जस्टिस ऑफ सिस्टम काफ़ी कठोर एवं निष्पक्ष न्याय थी। कानून सबके लिए समान थी, यानी ये काम बहुत ही अच्छा करता है कि न्याय, यानी कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला, कुछ भी हो, अमीर रहे गरीब रहे, सबको धर्म एक मतलब कानूनी कार्रवाई एक होती थी, यानी सबको के लिए समान कानून थी। और कठोर थी कि कुछ भी करो तो सजा काफ़ी कठोर मिलता था। तो जिसके कारण इसके काल में ज़्यादा चोरी चमारी या फसाद ये सब बहुत कम होता था। इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ये भी काफ़ी महान शासक कहलाता है। महान नहीं मतलब प्रसिद्ध, महान तो वैसा कोई नहीं है दिल्ली सल्तनत में, लेकिन प्रसिद्ध माना जा सकता है। महान में जैसे बहुत ही अच्छा काम करके गए हो, जैसे मुगल सल्तनत में बाबर को मानते हैं, बाबर नहीं अकबर को मानते हैं कि वो महान शासक है। तो ऐसे कह सकते हैं। बाकी फेमस शासक अब बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसकी शासनकाल कब से हुई? 1206 से, एक सेकंड, लगता है टॉपिक ये हो गया, 1 सेकंड 1 सेकंड। ओह नहीं, ये बस शॉर्ट रिवीजन है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो चलिए देखते हैं कहाँ थे। हाँ, एल्तुतमिश से, यानी शुरू से, ये जो 1 सेकंड।
हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। तो शासनकला इसकी फिर से रिवीजन है ये, बाकी ऊपर मैं करा चुका हूँ। अब इसकी शॉर्ट रिवीजन करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं शॉर्ट रिवीजन फिर से करने के लिए टाइपिंग कर दिया हूँ। तो इसके फास्ट में देखते हैं। तो 1206 से 1210 तक इसकी शासनकाल रहती है। सत्ता के आने की प्रक्रिया इसकी देखते हैं तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु 1206 के बाद ऐबक ने स्वतंत्र शासन के रूप में सत्ता संभाली। और उपलब्धियां को देखें तो दिल्ली सल्तनत का निर्माण किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुब मीनार के निर्माण, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। प्रशासन नीति तो उदार शासन यानी लाख भक्त की उपाधि मिली इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब प्रशासन अनुभावीन लेकिन अस्थिर हुई थी, और मृत्यु थी 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय दुर्घटना हुई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इल्तुतमिश, इसकी शासनकाल 1211 से 1236 तक चलती है। ये शॉर्ट रिवीजन है, स्किप करने से आपको नुकसान है। और इसकी उपलब्धियां देखते हो तो वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत को संगठित किया इसी ने कौन, इल्तुतमिश ने इसे माना जाता है। और चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, एकता प्रणाली की व्यवस्था किया। और प्रशासन की बात करें तो चालीसा की स्थापना की, और इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। फिर रजिया सुल्तान आती है, इसकी विशेष महत्व है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। और उपलब्धि हम देखें तो योग्यता के आधार पर शासन मिला इसे। अब पर्दा प्रथा का विरोध किया। अब पतन का कारण तुर्क अमीरों का विरोध करने के बाद फिर गयासुद्दीन बलबल, शासनकाल 1267 से 1287 तक। उपलब्धियां तो देखें तो शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की, लोक एवं रक्त नीति, सजदा एवं पशु प्रथा चालू किया, और न्याय व्यवस्था कठोर मानी जाती है, और कानून का समान पालन होता था। फिर प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो एकता प्रणाली के बारे में अच्छे से पीछे की क्लास में बताया हूँ, तो जो लोग नहीं देखे तो वहाँ देख लें। आवेदन के बदले भूमि का अधिकार मिलता था एकता का प्रणाली में। केंद्रीय प्रशासन देखें तो सुल्तान सर्वोच्च था, और फिर वजीर दीवाने अर्ज यानी सुल्तान सबसे ऊपर आता था, फिर उसके बाद वजीर दीवाने अर्ज रहता था। कला स्थापत्य का बात करें तो कुतुब मीनार की निर्माण हुई किसी में, गुलाम वंश में। और फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो बस ये दो खास अचीवमेंट है, आर्किटेक्चर है, जो कला गुलाम वंश की है। फिर गुलाम वंश का पतन का कारण देखते हैं। तो कोई भी वंश का पतन का कारण बस सिंपल आप याद रखिएगा कि कोई भी डायनेस्टी का पतन तब होती है जब उसके जो उत्तराधिकारी वो कमज़ोर होते हैं, यानी योग्य नहीं होते हैं, और वो यानी सुस्त रहते हैं, यानी कमज़ोर के कारण अगला को उसका सेनापति मार देगा, या कोई भी युद्ध करके मार के दूसरा डायनेस्टी स्टार्ट कर देगा। तो बस ये शॉर्ट ट्रिक में आप याद रखिएगा कि पतन का कारण क्या होता है। तो पतन के कारण देख लेते हैं, कमज़ोर उत्तराधिकारी, अमीरों का हस्तक्षेप, यानी अमीरों का जो हस्तक्षेप जो हटा दिया था इल्तुतमिश ने, तो अमीरों का हस्तक्षेप फिर से आ जाता है। और अंतिम शासक कौन रहता है, तो कय्यूम कय्यूमर्स यानी नाम मंत्र है। उत्तराधिकारी वंश तो खिलजी वंश इसके बाद आता है। और तो कल हम खिलजी वंश अच्छे से देखेंगे। तो परीक्षा उपयोगिता तो एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं, बाकी कल हम देखेंगे खिलजी वंश अच्छे से देखेंगे। और थोड़ा हम शॉर्ट रिवीजन आर कर लेते हैं। तो परीक्षा के दृष्टि से तो गुलाम वंश की अवधि तो 1206 से 1290 तक चलती है गुलाम वंश। और प्रथम महिला शासक कौन, तो रजिया सुल्तान। और लाख भक्त यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, यानी लाख भक्त यानी ये एक नाम सरनेम मिला था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। और फिर ऐबक स्थापना किया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया, क्योंकि रिवीजन है ये। कुतुब ऐबक ने स्थापना किया 1206 में, और इल्तुतमिश ने संगठन किया, यानी ये शुरुआत बढ़िया से इल्तुतमिश को कहा जाता है। और बलबल ने शक्ति शासन स्टार्ट किया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी थोड़ा देख लेते हैं, शॉर्ट वन में है। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना कौन था, तो कौन था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और तो यही टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाता है। तो आज का ये गुलाम वंश हो चुका है कंप्लीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था ये। और कल हम देखेंगे ये खिलजी वंश को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जो इसमें क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो पहली वंश थी, ये गुलाम वंश, ये पहले कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसकी हर एक इम्पोर्टेंट शासक को वो देख लिया। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसकी टेलीग्राम की पीडीएफ बायो में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करके 1 से 2 बार इसकी रिवीजन कर लेना, आपकी क्लियर हो जाएगी। तो गुलाम वंश आज हमारा कंप्लीट हो चुका है 1206 से 1290 तक। और कल हम देखेंगे एकदम डीप में खिलजी वंश, और फिर उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी, फिर विजयनगर साम्राज्य, फिर मुगल डायनेस्टी, फिर अंग्रेज भारत पे कैसे आते हैं, कैसे राज करते हैं, और उसके बाद आज़ादी कैसे मिलती है, फिर इतिहास खत्म हो जाता है। यानी उसके बाद इतिहास रहती है पर सिर्फ औपचारिकता रहती है, उसके बाद वैसा कुछ नहीं रहता, और काफ़ी अच्छी समझ में आएगी। तो आज का क्लास यहीं पे कर देते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।